ये फोकस करेंगे कि विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस में आपकी दो तरह की रिएक्शंस होती है। पहला कहलाता है लाइट रिएक्शन और दूसरा आपका कहलाता है डार्क रिएक्शन। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। वैसा कोई भी ऑर्गेनेल जो कि अपने डिवीजन को, अपने रेप्लिकेशन को खुद से कंट्रोल कर सकता है, उसे हम आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। तो इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले आउटर एंड इनर वॉल। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये बाई लेयर्ड होता है। बाई लेयर्ड मीन्स इसमें आपकी दो लेयर पाई जाती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो बाई लेयर्ड। बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल भी होते हैं जो कि सिंगल लेयर के होते हैं। तो आप एक्सेप्शन में याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट विच इज बाई लेयर्ड। तो ये हो गई इसकी आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट वॉल। आउटर वॉल बोलिए या फिर आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके काम के अंदर जो चीजें हैं उस पर फोकस करते हैं। क्रोमोजोम के अंदर कॉइन लाइक, जैसे कॉइन होती है ना, सिंगल सिंगल कॉइन, तो कॉइन लाइक ग्रुप ऑफ स्टैक्स पाया जाता है। इस ग्रुप ऑफ स्टैक्स को हम ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। ऐसे इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया, डायग्राम थोड़ी छोटी बन गई है, लेकिन फिर भी इसमें हम सारा पार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उसे मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। सबसे पहले ध्यान दोगे, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द सर्कुलर डीएनए। मैंने पहले ही बोला था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में उनका अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, लेकिन कैसा डीएनए होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाई जाती है ना, वो आपकी होती है लीनियर डीएनए, मतलब कि सीधे डीएनए होती है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो डीएनए पाया जाता है, इट इज सर्कुलर इन नेचर। और सेम डीएनए आपकी बैक्टीरिया के केस में भी पाई जाती है। ये जो आप यहाँ पर लिक्विड मैट्रिक्स देख रहे हो, द साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और याद रखना है कि स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन होती है। तो ये जो डार्क रिएक्शन होता है ना, उसका साइट आपका होता है स्ट्रोमा। अब इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये जो सिंगल सिंगल कॉइन आप देख रहे हैं ना, इन सिंगल कॉइन्स को बोला जाता है थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स। और अगर आप देखिएगा तो दिस इज ए कलेक्शन ऑफ थाइलाकॉइड्स। यहाँ पर तीन थाइलाकॉइड, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन या चार हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड जो होता है ना, उसे बोला जाता है ग्रेनम, ठीक है। तो ग्रेनम इज नथिंग स्पेशल व्हेन नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स जॉइन टुगेदर। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड एक साथ जुड़ते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? ग्रेनम बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि थाइलाकॉइड और ग्रेनम एक ही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। एंड दिस इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो अगर आप ध्यान दोगे तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, जिसमें कि डार्क रिएक्शन आपका पाया जाएगा स्ट्रोमा के केस में, और लाइट रिएक्शन पाई जाती है थाइलाकॉइड या फिर ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द डीएनए, ये इसको डिवीजन करने में हेल्प करती है। हैंस क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। तो यहां पर आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता कहां पर है? तो इसको हम बड़े से छोटे के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखना है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ। कहां पर होती है? लीफ के अंदर होती है। अब लीफ के अगर हम एक सेल को देखेंगे, तो लीफ के अंदर जो सेल पाई जाती है उसे हम बोलते हैं मेजोफिल सेल, ठीक है। और इस मेजोफिल सेल के अंदर में एक सेल का लेयर होता है, उसे बोलते हैं पैलिसेड सेल या पैलिसेड पैरेनकाइमा। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीन तरह के सेल आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ। ब्रॉड वर्ड्स में हम बोलते हैं कि लीफ में खाना बनता है। लीफ के किस सेल में बनेगा, तो हम बोलेंगे मेजोफिल सेल में। मेजोफिल सेल के किस लेयर में बनेगा, तो हम बोलेंगे पैलिसेड पैरेन्काइमा। और पैलिसेड पैरेन्काइमा के अंदर में जहां पर बनेगा वो होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। और यहां पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर में दोनों तरह की रिएक्शन आपकी पाई जाएगी। पहला होगा लाइट रिएक्शन, दूसरा होगा आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन आपकी पाई जाएगी कहां पर, थाइलाकॉइड में। और डार्क रिएक्शन आपकी पाई जाएगी स्ट्रोमा में। तो अब मुझे बताइए कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट। अभी हमने डायग्राम के हेल्प से देख लिया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है। और ये आपको याद रखना है कि ये ज्यादा पूछा जाता है किस सेल में होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा मेजोफिल सेल में। और मेजोफिल सेल के अंदर भी अगर लेयर पूछा जाएगा तब आंसर दीजिएगा पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो मुझे बताइए कि यहां समझने में कहीं कोई दिक्कत अभी तक, या फिर आगे चलें। काइंडली मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलो गुड बेटा, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस को, बहुत ही मतलब सिंपल ढंग से इसको हम बाइफरकेट करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हो तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहां पर हम कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन होता है, एक आपने पढ़ा कि डार्क रिएक्शन होता है। अब यहां पर देखिए आपकी बहुत एक कॉमन कंफ्यूजन है जो बहुत बच्चों के मन में होती है कि जब हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं ना, तो वो समझते हैं कि इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये तो बिल्कुल वैलिड है। और जब डार्क रिएक्शन बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि डार्क रिएक्शन रात के समय होती है जब सनलाइट नहीं होता। लेकिन देखिए इसे आप ऐसे समझिए कि लाइट रिएक्शन होने के लिए सनलाइट मैंडेटरी है, लेकिन लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसी प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन आपकी सनलाइट मतलब सुबह के समय भी हो सकती है और शाम के समय भी हो सकती है, लेकिन ये सनलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप आपका होता है इनट्रैपमेंट, इनट्रैपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको हमने कल ही पढ़ा था कि सोलर एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते थे, ठीक है ना। एंट्रैपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी और फोटॉन्स बाय क्लोरोफिल, ठीक है। तो लीफ के अंदर आपकी जो क्लोरोफिल होगी, ये सबसे पहले क्या करती है, सनलाइट को इंट्रैप करती है। और कल हमने पढ़ा भी था, बताया भी था मैंने आपको कि क्लोरोफिल बेसिकली 5 ग्रुप्स के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, जिसमें कि क्लोरोफिल ए प्राइमरी क्लोरोफिल होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले सोलर एनर्जी को इंट्रैप करेगा। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है, इसके अंदर में 3 पढ़ना है आपको। पहला है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। पहला काम होगा आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको हम रिएक्शन से देखेंगे। और दूसरा आपका होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। तो याद रखना है दो पावर होती है एसिमिलेटरी, एक को हम बोलते हैं एटीपी, फुल फॉर्म यू नो वेरी वेल, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और दूसरा होता है NADPH, इसका फुल फॉर्म मैं आपको लिख दूंगा। तो याद रखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। मतलब कि लाइट रिएक्शन में दो रिएक्शन होगा, पहले सनलाइट को इंट्रैप किया जाएगा, फिर सेकेंड स्टेज में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, और इसके बाद एसिमिलेटरी पावर को प्रोड्यूस किया जाएगा। स्टेप नंबर 3 में आ जाओगे, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो थर्ड स्टेज है ना, इस स्टेज को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है आपका डार्क रिएक्शन। तो हम लोग 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करेंगे। पहला वाला पॉइंट तो बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या पढ़ा, इंट्रैपमेंट ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये आपकी सिंपल है कि क्लोरोफिल जो होती है, ठीक है, ये क्या करेगी, सनलाइट को इंट्रैप करेगी, फोटोन को इंट्रैप करेगी,
और ये हो जाती है चार्ज क्लोरोफिल, ठीक है ना। जैसे ही इसमें सनलाइट ऐड हो जाता है तो ये इंटरनली क्या होता है, चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज होता है, क्लोरोफिल जैसे ही टकराएगी सनलाइट से उसमें चार्जिंग होगी। सेकेंड स्टेज आपने क्या पढ़ा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसका मैसेज लिख के भेजिए। अगर आप ध्यान दोगे तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बनती थी हमारी, ऑक्सीजन गैस बनती है ना। मेरा क्वेश्चन है कि ये ऑक्सीजन गैस किससे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन से या पानी वाले ऑक्सीजन से, क्योंकि दोनों के ही फॉर्मूला में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है। तो माय क्वेश्चन इज कि ये जो O2 बनती है एज ए बाई प्रोडक्ट, ये किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर वाटर से। ये आपकी 1 मार्क्स में पूछी भी जाती है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलिए बहुत अच्छा, आपका वाटर से बनता है। तो अब जो वाटर से बनता है ऑक्सीजन ना, इसी को हम बोलते हैं आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल, चलिए आप दोनों का आंसर सही है। इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दे दो। फोटो मीन्स क्या होता है आपका, लाइट, ठीक है ना। और पीछे में देख ही रहे हो लाइसिस, लाइसिस वर्ड मतलब होता है स्प्लिटिंग, ठीक है। तो देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को डिफाइन कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये देखिए रिएक्शन कैसा होगा, सबसे पहले हमें लेना है वाटर, ठीक है ना। आपने पानी ले लिया, इसको आप क्या करते हो, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको हम शो कर सकते हैं 4H+। तो जब आपकी 4 प्रोटॉन बन रही है मतलब कि इक्वल अमाउंट में आपका इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, 4E- प्लस ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर बन गई आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए इससे आपको एक चीज पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस के केस में ऑक्सीजन जो बनती है वो किस प्रोसेस से बनती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से बनती है। साथ ही साथ आपको ये पता भी चल जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, ये प्रूफ हो रहा है आपका कि ये ऑक्सीजन किससे इवॉल्व होता है, वाटर से इवॉल्व होता है, ना कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा ना कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ऑक्सीजन आपका पानी से इवॉल्व होगा, तो सिंपली इस इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट कर देना है, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि इसी इक्वेशन से हमको हाइड्रोजन आयन भी मिलेगा, साथ में हमको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए इस रिएक्शन में आपकी 3 चीजें बनी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो गया, हमारे यूज के लिए काम आ जाता है। हम आते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसी में याद है आपने एक चीज पढ़ी थी कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद क्या बनता है, एसिमिलेटरी पावर बनती है, ठीक है ना। एसिमिलेटरी पावर मतलब होता है रिजर्व पावर। स्पेशली डार्क रिएक्शन जब होती है ना तो सनलाइट नहीं होता, तो लाइट के एब्सेंस में उन्हें तब क्या चाहिए, पावर सोर्स चाहिए ना। तो ये जो एसिमिलेटरी होता है उसी रिजर्व पावर सोर्स की तरह काम करता है। तो इसमें आपके 2 इक्वेशन हमें पढ़ने हैं, छोटे छोटे इक्वेशन है। सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो कैसे बनता है एटीपी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप ले लीजिए ADP, फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ T फॉर ट्राई है, यहाँ D है, तो ये हो जा रहा है डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके साथ जोड़ेंगे 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल हम जोड़ेंगे किसका, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, ठीक है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन से। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका डिस्चार्ज हुआ था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, देखिए यहां पर आपने देखा है ना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या बना था, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, इसको अगर हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ऐड कर दें तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी, इलेक्ट्रॉन से आएगी, जो कि बना था आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। और ये क्या बना देगा, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट में हमने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया, तो डाई से कंडीशन चेंज हो जाएगी ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये पहला काम हो गया। आपके डार्क रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी चाहिए,
तो वो एनर्जी हमने कैसे बना लिया है, एटीपी के हेल्प से हमने वो एनर्जी बना ली है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपका आता है, दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ NADPH। इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो आपके ग्लूकोज के फॉर्मूला में हाइड्रोजन भी होता है, C6H12 हाइड्रोजन आती है ना। तो वो जो हाइड्रोजन सप्लाई किया जाता है ना, वो सप्लाई किया जाता है NADPH के द्वारा। तो कैसे होता है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है NADP। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, मैं बोलता हूं। इट स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसमें हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, H प्लस। ये H प्लस याद है कहां से आ रहा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमारा प्रोटॉन बना था ना। तो NADP प्लस प्रोटॉन, हाइड्रोजन का प्रोटॉन जब दोनों जुड़ेगा तब ये बनाएगा NADPH, जिसे हम रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो तीनों रिएक्शन आपका हुआ है ना, इन तीनों को रिएक्शंस को मिलाकर हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन का रिएक्शन, जिसमें पहला था आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना, जो रिएक्शन हमने यहां देखी। दूसरा हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ ATP, और तीसरा प्रोडक्शन ऑफ NADPH। तो ये आपका लाइट रिएक्शन पूरा हो गया है। ठीक है, अब इस लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट आपका बना है, कौन कौन सा, एक प्रोडक्ट आपकी बनी ATP और एक प्रोडक्ट बना आपका NADPH। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन बना था वो तो यूज हो जाएगा, एनिमल्स उसको यूज कर लेते हैं फॉर रिस्पायरेशन, लेकिन इन दोनों को यूज किया जाएगा कहां पर, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन के समय जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ना, वो होती है आपकी ATP। ठीक है, तो इसी कारण से चूंकि डार्क रिएक्शन को सनलाइट नहीं चाहिए होता है, डार्क रिएक्शन इज सनलाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसलिए हमने इसको डार्क रिएक्शन बोला है। आप इसमें थोड़ा सा एक नाम याद रखिएगा, कैल्विन एंड बेंसन। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहली बार आपके डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था। ये एंड का सिंबल है बेटा, थोड़ा बिगड़ गया है, यहाँ पर आप एंड कर दोगे, ठीक है ना। कैल्विन एंड बेंसन, इन्होंने डार्क साइकिल को खोजा था। और हिल, हिल आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपके लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब आ जाइए तीसरे रिएक्शन पे। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या था, तीसरा रिएक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपकी डार्क रिएक्शन की पार्ट होती है जिसमें कि हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। अब ध्यान देना है कि ग्लूकोज बनाने के लिए आपकी रॉ मटेरियल क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर इस फॉर्मूला में ध्यान दोगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट ओनली प्रोवाइड्स हाउ मेनी कार्बन, 1। लेकिन ग्लूकोज के फॉर्मूला पे ध्यान दोगे तो C6H12O6। ठीक है ना, इसका मतलब कि आपको कार्बन कितना चाहिए, 6। इसका मतलब कि आपके फोटोसिंथेसिस में टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। चलिए अब आते हैं आपका ATP पर। ठीक है ना, कितने ATP की जरूरत होती है डार्क रिएक्शन में, तो याद रखना है कि एक साइकिल में, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के एक साइकिल में आपकी 3 ATP कंज्यूम होती है। अब यहां पर देखिए, एक साइकिल मतलब कि एक कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 6। तो आपकी साइकिल भी कितनी हो गई, 6। तो अगर आप 6 साइकिल की बात करोगे तो टोटल आपका 6 × 3 मतलब कि 18 ATP चाहिए होता है आपको एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, आंसर इज 18। ठीक है ना, इसी ढंग से हमारा NADPH भी बना था। तो याद रखना है कि ये जो NADPH है ये क्या करता है एक साइकिल में, ठीक है ना, एक साइकिल में आपको 2 NADPH की यूज होती है। तो आपने अभी पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में टोटल साइकिल कितना होता है, 6। तो अगर आप देखोगे NADPH कितना जरूरत होता है तो 6 × 2 = 12 NADPH। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई
एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 एटीपी जरूरत होता है, और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें टोटल 12 NADPH की यूज करनी पड़ती है। तो इस एटीपी का यूज करके, इस NADPH का यूज करके और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्लांट्स डार्क रिएक्शन में, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट है। तो डार्क रिएक्शन में आपका क्या होगा, इस ग्लूकोज को यूज करके और इस हाइड्रोजन को यूज करके वो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाते हैं। और इसमें आप याद रखिएगा, एक आपकी एंजाइम होती है, दिस एंजाइम इज नोन एज रूबिस्को, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है वो होती है आपकी रूबिस्को। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, हालांकि बहुत कम आपका ये 10 में पूछा जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस इसे आप याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब फोटोसिंथेसिस में इसके बाद आपका कोई स्पेशल चीज नहीं बचता है, ठीक है ना। तो मैं फिर से आपको एक बार रिकैप कर रहा हूं शुरू से लेके लास्ट तक। फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप में ब्रेक करते हैं, लाइट एंड डार्क। लाइट रिएक्शन में बेसिकली तीन काम होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल लाइट को इंट्रैप करती है। सेकेंड स्टेज में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें प्रोटॉन बनती है, इलेक्ट्रॉन बनता है और आपका ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल दी जाती है। साथ ही साथ एडीपी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में, और एनएडीपी को कन्वर्ट किया जाता है एनएडीपीएच में, ठीक है। फिर डार्क रिएक्शन के समय इसी एटीपी और एनएडीपीएच का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में, आपको सिंपल याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस होने में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में C6H12O6, ठीक है, टोटल आपकी 6 साइकिल की जरूरत होती है। इसलिए 6 साइकिल क्योंकि रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में एक ही कार्बन ला सकता है, इसलिए टोटल आपको 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड लानी पड़ती है। हैंस 6 साइकिल। 6 साइकिल में याद रखिएगा, एटीपी आपका 18 यूज होगा, 18 एटीपी, और आपकी 12 NADP यूज होगी, NADPH2। चलिए, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा क्लियर है कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। अब एक बेसिक चीज याद रखिएगा, ये आपके इसमें पूछा जाता है, इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहां पर बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट इज ए टाइप ऑफ शुगर। तो इन फोटोसिंथेसिस जो शुगर प्रोड्यूस होती है, शुगर प्रोड्यूस्ड, तो याद रखना है कि शुगर जो प्रोड्यूस्ड होती है वो होता है ग्लूकोज। मतलब कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज ही बनाया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो शुगर ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो शुगर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वो ग्लूकोज के रूप में नहीं किया जाता, वो किया जाता है सुक्रोज के रूप में, ठीक है ना। इसका मतलब कि बना हमारा कौन सा शुगर, ग्लूकोज। लेकिन जब शुगर ट्रांसपोर्ट होगी प्लांट में, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सुक्रोज में। और जो शुगर आपकी स्टोर होगी, स्टोर होगी मतलब समझिए, जैसे हमारे केस में जब हमारे बॉडी में शुगर एक्सेस हो जाता है तो उसे हम स्टोर कर लेते हैं दूसरे फॉर्म में। तो प्लांट के केस में भी सेम है कि बना आपका ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट हुआ आपका सुक्रोज, लेकिन जब स्टोर करना होगा तब आपका स्टोर करेगा ये किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये आपका ना ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है आपका, कि प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस में कौन सी शुगर प्रोड्यूस होगी, तो आंसर याद रखिएगा ग्लूकोज। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट करने की बात आएगी, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है शुगर का ट्रांसपोर्ट। तो जब फ्लोएम के अंदर में शुगर का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो होगी सुक्रोज के रूप में। लेकिन जब एक्सेस ग्लूकोज को जमा करने की बात आएगी तो उसे हम जमा करेंगे स्टार्च के रूप में, ठीक है। बेटा आप लोग लिख दीजिए कि अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, एक मैसेज कर दीजिए काइंडली। चलिए, आप लोग का आ गया रिप्लाई।
ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक और बहुत छोटी सी चीज आपकी है, ये आपको दो जगह काम आएगा, ठीक है ना। जब आप लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो उसमें आपकी एक टॉपिक आती है स्टोमाटा, ठीक है ना। तो स्टोमाटा इज बेसिकली एन ओपनिंग जो कि लीफ में पाई जाती है, ठीक है। तो पहली चीज तो याद रखनी है कि स्टोमाटा कहाँ पाया जाएगा, लीफ में। और ये बेसिकली क्या करता है, कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें पहला फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगी। ट्रांसपिरेशन टॉपिक हमें पढ़ना भी है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टोमाटा का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो याद रखिए कि वाटर जो प्लांट से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसको कोरिलेट करो ना कि ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो गर्मी के मौसम में आप देखते हो कि गर्मी के मौसम में जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हमारा बॉडी जो होता है वो स्वेट करता है, और स्वेटिंग के बाद हमें थोड़ा थोड़ा कूल कूल मतलब कि आपको फील होगा। सेम चीज होती है प्लांट्स के केस में। जब प्लांट में आपकी हीट ज्यादा बन जाएगी ना तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा उस हीट को डेसिपेट किया जाता है। साथ ही साथ स्टोमाटा जो होती है ये O2 और CO2 के फ्लो को भी कंट्रोल करती है, मतलब कि O2 CO2 का जो पाथवे होता है वो भी आपका स्टोमाटा होता है, ठीक है ना। और एक चीज आपको याद रखनी है कि स्टोमाटा इन जनरल केस ओपनिंग कंडीशन में, ओपन कंडीशन में कब रहता है, डे टाइम में, सुबह के समय आपका स्टोमाटा खुला होता है, और नाइट टाइम के समय आपका ये क्लोज होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखनी है कि स्टोमाटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, एज वेल एज इट रिमेन्स ओपन इन डे कंडीशन एंड रिमेन्स क्लोज्ड इन नाइट कंडीशन, ठीक है। तो स्टोमाटा का डायग्राम आप सिंपली देख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें इसका बनाना है स्टोमा। स्टोमा इज द स्टोमेटल पोर। तो हमने क्या किया, पहले मीडियम से इसको मिडिल लाइन से पास करेंगे। अब थोड़ा सा बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड होता है ना, थोड़ी सी किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर इसको दे देनी है। ये आपका हो गया गार्ड सेल। गार्ड सेल के बाहर में पाया जाता है आपका सब्सिडरी सेल। ये एक तरह की स्टोमाटा हुई है, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा लेते हैं, और साथ में इसमें छोटे छोटे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखा सकते हैं। ये सब जो आप देख रहे हो डॉट, स्मॉल डॉट्स, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो बड़ा वाला पैच देख रहे हो दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द गार्ड सेल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाला आप, ये इसके न्यूक्लियस को डिनोट कर रहा है। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। और जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, दे आर द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं किडनी शेप्ड स्टोमाटा, किडनी शेप्ड। और किडनी शेप्ड स्टोमाटा जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट में। तो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में या आपके इसमें भी आ सकता है, एग्जाम के केस में, ऑब्जेक्टिव में, कि डाइकॉट के केस में आपकी स्टोमाटा कैसे अपीयर होती है, किडनी शेप। लेकिन जब मोनोकॉट की बात करोगे ना तो स्टोमाटा का डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर से हम पहले क्या करेंगे, इसका स्टोमा बना लेंगे, स्टोमेटल पोर। अभी हम लेवल नहीं किए हैं, लेवल अभी करेंगे आपके लिए। थोड़ा सा बेटा डायग्राम इसका मतलब और बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मोर और लेस ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। और बाहर में हमारे फिर से क्या बन जाएंगे, सब्सिडरी सेल्स, इधर से ऐसे कवर कर लेंगे इसको। तो दोनों डायग्राम में एक ध्यान दो ना, तो तुमको एक बेसिक डिफरेंस दोनों में दिख रहा है कि डाइकॉट के केस में ये जो है ना किडनी शेप का होता है, लेकिन जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं ना, तो मोनोकॉट के केस में ये तुम्हारा कैसा हो जाता है, मोनोकॉट, इनके केस में ये हो जाता है डम्बल शेप्ड। जो हम लोग एक्सरसाइज में यूज करते हैं ना डंबल, या फिर डॉग बोन होती है ना, डॉग बोन आप लोगों ने देखा होगा, डॉग बोन कुछ हम लोग ऐसे दिखाते हैं।
तो ये जो डॉग बोन होती है ना, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है आपका मोनोकॉट के केस में, तो इसे हम बोलते हैं डम्बेल शेप्ड स्टोमाटा और किडनी शेप्ड स्टोमाटा इन केस ऑफ डाइकॉट। लेवलिंग देख लोगे कैसे करना है। तो लेवलिंग आपको क्या शुरू करनी है, यहाँ से ये जो आप हॉलो स्पेस देख रहे हो सेंटर में, यहाँ पर भी है, और इस वाले में देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं स्टोमा, STOMA, स्टोमा, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है स्टोमेटल पोर, मतलब कि स्टोमा का आपका ओपनिंग अथवा पोर, यहीं से आपकी एक्सचेंज होगी। इसके बाद ये जो आप बड़ा सा सेल देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना, इस सेल को बोला जाता है गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के बाहर में ये जो सेल देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल। ठीक है, इसके अंदर में यहां पर जो देख रहे हो, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई इसकी न्यूक्लियस। तो लैपटॉप चार्ज में लगाओ ना, खत्म होने वाला है। लैपटॉप थोड़ा चार्ज में लगाओ ना। एक मिनट रुकोगे बेटा, थोड़ा सा पेन का मेरा सेंसिटिविटी चेंज हुआ है। हम्म, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, और अंदर में जो छोटे छोटे आप ड्रॉपलेट्स देख रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों ही डायग्राम में पार्ट्स आपके सिमिलर होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे, ये आपका था मोनोकॉट का डायग्राम, ठीक है ना, डाइकॉट का। तो डाइकॉट के केस में हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, सब्सिडरी सेल है, सब्सिडरी सेल के अंदर में पाया जाता है गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर में पाई जाती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस फिर साइड में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेंटर में आपका पाया जाता है स्टोमा, या फिर आपका पाया जाता है स्टोमेटल पोर। सेम चीज आपकी यहां पर है, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, ठीक है, ये जो पार्ट आपका है, ये इसका क्या है, ये हो गया इसका गार्ड सेल। बाहर में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हो गया सब्सिडरी सेल। ये जो सेंटर में आप हॉलो स्फीयर देख रहे हो, इसे हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। ठीक है, अंदर में आपकी न्यूक्लियस। केवल बेसिक डिफरेंस याद रखनी है कि डाइकॉट में किडनी शेप्ड और मोनोकॉट में आपका डम्बेल शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। इसमें कहीं पर कोई डाउट आपको? ठीक है, चलो गुड बेटा। तो ये टॉपिक हम लोग आज खत्म हुआ। अच्छा, इस लिंक का टाइम अब केवल 5 मिनट बचा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं दूसरा लिंक एक बना के आपको भेज रहा हूँ, तब हम लोग एक शुरू करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हम शुरू करेंगे, उस लिंक से जुड़िए। इसमें थोड़ा सा एक्चुअली नेट स्लो हो गया है, इसलिए पेन वगैरह इसमें दिक्कत से काम कर रही है।